हे फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीमेन एनालिसिस के बारे में। आज के इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि सीमेन एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है, और मैं इसके रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशंस के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या रिज़ल्ट आता है, कैसे उसको इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे उसको समझा जाता है, और अगर रिज़ल्ट गलत भी है तो वो क्यों गलत है, क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कैसे टेस्ट होता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीमेन एनालिसिस क्या होता है? देखिए, सीमेन एनालिसिस करके कुछ चीज़ें पता लगाई जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो सीमेन एनालिसिस इसलिए आप लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि फर्टिलिटी चेक करते हैं। ये चेक करते हैं कि आखिर एक पुरुष जो है पेरेंटिंग के लिए अपनी फीमेल पार्टनर के संग बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं कि नहीं। तो फर्टिलिटी में ही नहीं यूज़ होता है, आगे और भी कुछ चीज़ों में यूज़ होता है जो मैं आपको बताऊँगी। तो स्पर्म सीमेन एनालिसिस के थ्रू हम स्पर्म का नेचर पता करते हैं, नेचर ऑफ स्पर्म पता किया जाता है, उस स्पर्म का शेप पता किया जाता है, और साथ ही साथ स्पर्म की मोटिलिटी के बारे में भी देखते हैं हम। तो ऐसा है कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री, इन्होंने क्या बताया कि सीमेन एनालिसिस जो है वो 7 दिनों पर करवाना चाहिए। लगभग एक 7 दिन पे आप करवा सकते हैं या फिर 3-3 महीने पर करवा सकते हैं। तो इनके हिसाब से ये था, यानी कि AACC ने बोला कि इतने इतने टाइम पे करवाइए। तो लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी रहता है कि कब कब करवाना है। तो इनके हिसाब से ये था कि आप 7 दिन में करवाइए या फिर 3 महीने 2 महीने के डिफरेंस में करवा सकते हैं सीमेन एनालिसिस। ठीक, अब इससे जो चीज़ें पता चलेंगी ये कैसे इफेक्ट डालती हैं, जैसे मोटिलिटी, नेचर या फिर शेप, ये कैसे इफेक्ट डालती हैं फर्टिलिटी पे, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो वीडियो में आप बने रहिए। तो अब देखिए, इससे सबसे बड़ी चीज़ मेल इनफर्टिलिटी को चेक किया जाता है, यानी कि पुरुषों में इनफर्टिलिटी को जांचा जाता है। इनफर्टाइल है या फर्टाइल है ये चेक किया जाता है स्पर्म के इन सारे पैरामीटर्स पे जो मैंने आपको बताया, नेचर, मोटिलिटी और शेप के आधार पर। अब दूसरी चीज़, वैसेक्टॉमी सक्सेस के लिए भी किया जाता है चेक। वैसेक्टॉमी एक सर्जरी होती है जिसमें जो वेन्स टेस्टिस से पेनिस तक स्पर्म को ले जाती है उसको काट के पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, ताकि स्पर्म में जो है सीमेन में स्पर्म ना हो। या ये बेसिकली बर्थ कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। पुरुषों में स्पर्म तो रहेगा, सीमेन तो रहेगा, पर उस पर स्पर्म नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वेन्स स्पर्म को टेस्टिकल्स से पेनिस तक ले जा रही है उसको ब्लॉक कर दिया गया, उसको बंद कर दिया गया है, सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है। तो ये होता है वैसेक्टॉमी। तो अब स्पर्म काउंट कम हुआ कि नहीं हुआ ये जांचने के लिए भी सीमेन एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलेगा कि जो सीमेन है उसमें कितने स्पर्म हैं और कितने नहीं हैं। सॉरी। अब अगला सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये टेस्ट करवाना कैसे है, करवाने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये मैं अब आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बोलती हूँ, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ विज़िट करिए। उसमें मैंने आपको अपने दूसरे चैनल का लिंक दे के रखा है, 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। तो हमारे उस चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो अब देखिए, सीमेन एनालिसिस अगर आप करवाने वाले हैं या डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है तो डॉक्टर्स तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि कम से कम 24 से 72 घंटों तक किसी प्रकार का इजैकुलेशन ना करें, यानी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी ना करें। 2 से 3 दिन तक सेक्सुअल खुद को एब्स्टिनेंस रखें, बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है आपको 2-3 दिन तक। उसके बाद ही आप सीमेन एनालिसिस के लिए जाएं। अदरवाइज़ आप जो सीमेन एनालिसिस के लिए अगर आपने इजैकुलेशन को रोका नहीं 2-3 दिन तक, तो जो सीमेन है उस पर स्पर्म काउंट
थोड़ा सा इम्बैलेंस आ सकता है, स्पर्म काउंट फिर ऊपर नीचे हो सकता है, इफेक्ट होगा, फिर रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में गलतियां हो सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़, अल्कोहल, कैफीन, मैरिजुआना या कोकेन, कोई भी चीज़ कम से कम, सेक्सुअल एब्सटिनेंस तो आपको 2-3 दिन का ध्यान रखना है, लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, किसी प्रकार का कोई नशा, ये आपको कम से कम 5 दिन पहले से ही बंद कर देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी सेक्स जो स्पर्म काउंट होता है उसमें इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर अगर आप किसी प्रकार का कोई हार्मोनल मेडिकेशंस ले रहे हैं तो वो भी बंद कर दीजिए। अगर आप किसी प्रकार का कोई हर्बल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो वो भी पूरी तरह से बंद कर दीजिए। तो कम से कम 5 दिन पहले से आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, फिर ही उसके बाद ही सीमेन एनालिसिस के लिए जाइए, नहीं तो स्पर्म काउंट में थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा और रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन में गलतियाँ आएंगी। स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर अब आपके दिमाग में अगला सवाल ये हो सकता है कि आखिर सीमेन एनालिसिस के लिए सीमेन देना कैसे है। तो देखिए, मास्टरबेशन के थ्रू दे सकते हैं या फिर कॉन्डोम सेक्स को प्रोवोक करके फिर जो इजैकुलेशन के बाद जो स्पर्म आएगा, उस सीमेन आएगा, उसको टेस्ट के लिए देना है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से इजैकुलेशन को प्रोवोक करके फिर आप सीमेन जो आएगा उसको सीमेन एनालिसिस के लिए दे सकते हैं, या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी करते समय इजैकुलेशन से दौरान ही विथड्रॉ कर लें, इजैकुलेशन से पहले विथड्रॉ कर लें और सीमेन कलेक्ट करके सीमेन एनालिसिस के लिए दिया जा सकता है। ये कुछ तरीके मैंने बताए, लेकिन मास्टरबेशन जो है ये सबसे प्रिफर्ड तरीका है सीमेन कलेक्ट करने के लिए। अब अगली बात, अब अगला सवाल आपका ये हो सकता है कि रिपोर्ट जो है वो कब मिलेगी आपको, टेस्ट के कितने दिनों में मिलेगी, या फिर कितने सैंपल आपको कब तक देना है। मान लीजिए आपने घर में कलेक्शन किया सैंपल का, स्टोर किया, जो भी उन्होंने आपको स्टोरेज कंटेनर दिया, अब आप उसको डिलीवर कब तक करेंगे डॉक्टर के पास। आप उसको रख दीजिए, भूल जाइए, ऐसा नहीं करना है आपको, मैं आपको बताती हूँ। लेकिन फिर से एक बार याद दिला दूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट कर लीजिए, वहाँ मैंने दूसरे चैनल का लिंक दे के रखा है, जो कि अपना ही चैनल है, आपका अपना ही चैनल है, वो भी टेक डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से। प्लीज़ आप हमारे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ गो एंड विज़िट। तो देखिए, सैंपल आपने स्टोरेज कंटेनर में कलेक्ट कर लिया, तो उसको जैसे ही इजैकुलेशन के दौरान आपने जैसे ही कलेक्ट किया, 30 से 60 मिनट के अंदर अंदर उसको सीमेन एनालिसिस के लिए आप दे आइए, जहाँ पे देना है लैब में आप उसको दे आइए। उसको रखना नहीं है, रख के भूल मत जाइए, 2 घंटे 3 घंटे ऐसा कुछ नहीं, 30 से 60 मिनट के अंदर वो जगह पे पहुँच जाना है लैब में। दूसरी बात ये है कि सीमेन जो है, कोशिश ये करना है कि जो बॉडी टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग रहे, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो ना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, नहीं तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। फिर अब टेस्ट इंटरफियरेंस की बात कर लें कि कौन कौन चीज़ें टेस्ट से इंटरफेयर करेंगी या रिज़ल्ट लाने में गड़बड़ी होगी या रिज़ल्ट आएगा तो गलत हो सकता है। पहला, कंटैमिनेशन। आपने सीमेन कलेक्ट किया, उसको 30 से 60 मिनट तक डॉक्टर को या लैब में नहीं पहुंचाया, या बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं था, आपने फ्रीज़र में रख दिया या कहीं भी कुछ भी लो टेम्परेचर में रख दिया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रख दिया, तो क्या होगा, कंटैमिनेशन होने के चांसेस हैं। दूसरा एरर का चांस है लैब टेक्नीशियन के द्वारा टेस्टिंग के दौरान कोई एरर हो सकता है। दूसरे जो एरर के चांसेस हैं कि यदि आप बीमार हैं या किसी प्रकार के स्ट्रेस में आपने सीमेन को कलेक्ट किया है, तो रिज़ल्ट में अप्स एंड डाउन्स, आपको अननेसेसरी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको और स्ट्रेस में डालेंगे। तो स्ट्रेस फ्री हो करके और कंटैमिनेशन ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के सीमेन कलेक्ट करके आपको लैब तक पहुंचाना होगा। नेक्स्ट, रिज़ल्ट्स। अब मैं रिज़ल्ट्स की बात करने वाली हूँ कि रिज़ल्ट जो है वो क्या होगा, कैसा होगा और क्या बताएगा, इस बारे में मैं बात करने वाली हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो रिज़ल्ट बताने से पहले, कैसे इंटरप्रिटेशन होता है ये बताने से पहले, मैं आपसे फिर एक बार बोल देती हूँ, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विज़िट कर लीजिए भाई, वो भी आपका अपना ही चैनल है टेक डायरेक्शन न्यूज़, प्लीज़ हमें वहाँ पर भी सपोर्ट कीजिए। फिर अब मैं रिज़ल्ट्स की बात कर लेती हूँ।
स्पर्म शेप, मैंने पहले ही बोला था कि सीमेन एनालिसिस के थ्रू हम नेचर ऑफ स्पर्म, मोटिलिटी या शेप को देखते हैं। तो देखिए स्पर्म जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है, स्पर्म कुछ इस शेप का होता है, हेड होता है और नेक होता है और टेल होती है, तो जो कि यूनिक डायरेक्शनल वे में ट्रैवल करता है। यूनिक डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक दिशा में जाता है और फीमेल में जाकर के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, तो एक ही दिशा में जाता है। तो शेप चेक किया जाता है, अगर पुरुषों में 50% स्पर्म नॉर्मल शेप के हैं, किसी भी प्रकार से कोई डिफेक्ट नहीं है हेड में, नेक में या टेल में, तो वो फर्टिलिटी गुड मानी जाती है। और अगर 50% से कम स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप के हैं, जो शेप मैंने आपको बताया, तो फर्टाइल नहीं माने जाते हैं, इनफर्टिलिटी मानी जाती है। फिर तो ये शेप को लेकर के होता है। फिर मूवमेंट जैसे मैंने आपको बताया यूनिक डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन, एक दिशा, सामने जा रहे हैं तो सामने ही जाएंगे, तो एक ही दिशा में जाते हैं। तो इसको जज किया जाता है 0 to 4 स्केल के बेसिस पे। अगर 0 है तो मतलब रिजल्ट में अगर 0 लिखा हुआ है तो मतलब स्पर्म है, तो लेकिन वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, यानी कि उसमें मोटिलिटी बिल्कुल नहीं है। और 3 या 4 के बीच में है तो मतलब मोटिलिटी है, और अगर 0 है तो इसका मतलब कि फर्टिलिटी नहीं है, इनफर्टाइल है, और अगर थोड़ा 3-4 के बीच में है तो फर्टिलिटी है। फिर अगला पीएच। तो पीएच अगर मैं बात करूं तो सीमेन का जो पीएच होता है वो जनरली 7.2 से 7.8, 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा होता है तो ये क्या बताता है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है। सेक्सुअल इन्फेक्शन हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये अगर 8 से ज़्यादा है तो किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर 7 से कम हो गया है तो मतलब कोई कंटामिनेशन है। हो सकता है इजैकुलेटरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है आउटर इन्वायरमेंट में से कोई कंटामिनेशन हो गया और लाने ले जाने के दौरान। तो 7 से कम पीएच बता रहा है तो मतलब कोई कंटामिनेशन, और 8 से ज़्यादा है तो कोई इन्फेक्शन। फिर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब होता है कि जो सीमेन इजैकुलेशन के बाद या मास्टरबेशन के बाद जो सीमेन आप कलेक्ट करते हैं उसका वॉल्यूम जनरली 2 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए, 2 ml से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम है तो इसका मतलब है कि उस सीमेन में स्पर्म भी कम होगा, और स्पर्म कम होने का मतलब है कि फर्टिलिटी भी कम होगी। ठीक है, 2 ml से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिक्विफिकेशन। तो देखिए लिक्विफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली स्पर्म जो है वो थोड़ा थिक होता है, उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है, थोड़ा गाढ़ा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर लिक्विफाई हो जाता है, यानी पानी जैसा धीरे धीरे होने लगता है। लिक्विफिकेशन होने से क्या होता है कि स्पर्म, जो सीमेन में जो स्पर्म प्रेजेंट है उनको मोटिलिटी में हेल्प मिलती है। तो अगर लिक्विफिकेशन 15 से 30 मिनट के अंदर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सीमेन में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट जो नॉर्मल रेंज है 20 मिलियन से 200 मिलियन के बीच की है, इससे कम होना इनफर्टिलिटी की थोड़ी सी इंडिकेशन होती है। फिर नेक्स्ट अपीयरेंस। तो मैं अगर अपीयरेंस की बात करूं तो दिखने में वाइटिश ग्रेइश थोड़ा सा कलर होता है। अगर इसके अलावा रेडिश ब्लूइश कलर है तो इसका मतलब किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई इन्फ्लेमेशन ज़रूर है। अब आपका अगला सवाल, ये रिजल्ट मैंने बताया आपको, अब अगला सवाल ये होना चाहिए कि क्या घर में फर्टिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, घर में टेस्ट करने की फर्टिलिटी टेस्ट किट आती है जिसका रिजल्ट आपको सेम डे में मिलता है, लेकिन वो फर्टिलिटी किट जो आ रही है, फर्टिलिटी टेस्ट करने के लिए जो किट मार्केट में आ रही है, वो सही रिजल्ट देगी इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अगर वो दिखा भी रही है कि स्पर्म मोटाइल है या जो मैंने रिजल्ट आपको बताया, आप अगर इस बेस पे इन्फरेंस कर भी ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो रिज़ल्ट वो आया वो सही भी है, और ज़रूरी नहीं जो आप इन्फरेंस निकाल रहे हैं वो सही है। तो बेस्ट ऑप्शन कि लैब में सीमेन दे करके सीमेन एनालिसिस कराएं, घर में वाली किट पे थोड़ा सा कम रिलायबल रहें। नेक्स्ट है एबनॉर्मल। तो देखिए,
तो अगर एब नॉर्मल रिजल्ट आया, भाई नॉर्मल तो मैंने भी बताया आपको सारे रिजल्ट के बारे में, एब नॉर्मल है, मान लीजिए जो नॉर्मली कंडीशंस मैंने बताई उसमें से कुछ इधर उधर हुआ, तो क्या आपको लगना चाहिए? तो लगना आपको क्या चाहिए वो अब मैं बताती हूँ। देखिए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके सजेशन दीजिए। आपकी कोई और समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो एबनॉर्मल अगर आया भाई, जैसे कि स्पर्म के शेप में या फिर मूवमेंट में, पीएच में, वॉल्यूम में, लिक्विफिकेशन में, स्पर्म काउंट में, अपीयरेंस में कुछ भी एबनॉर्मलिटी आई तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब है इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, यानी कि फीमेल के संग फर्टिलिटी नहीं हो रही है, ठीक है, एग जो है फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, पेरेंटिंग में प्रॉब्लम आएगी, कंसीव में प्रॉब्लम आएगा, इनफर्टिलिटी हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन हो सकता है किसी प्रकार का, जो कि एंटीबायोटिक्स से ठीक भी हो जाता है। मैंने बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के ऊपर वीडियो बनाई है, चैनल पे आप गो थ्रू करेंगे आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देती हूँ, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, जो कि हार्मोनल सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, भाई आप लेंगे आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा किसी प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती, ठीक हो जाती। फिर अगला है, अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है तो कोई तरह की बीमारी भी हो सकती है, इंक्लूडिंग डायबिटीज़ भी हो सकती है, क्योंकि स्पर्म क्या होता है? स्पर्म शुगर का, बहुत सारे प्रोटीन्स का मिक्सचर ही तो है सीमेन। तो सीमेन इतने सारी चीज़ों का मिक्सचर है, तो डायबिटीज़ होने से कुछ ऊपर नीचे हुआ, बीमारी का कोई कंडीशन हुआ तो भी स्पर्म काउंट में दिक्कत आ सकता है, यानी सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकती है। अगला, अगर एबनॉर्मल रिजल्ट आ रहा है तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप जो है लंबे समय तक रेडिएशन के एक्सपोजर में रहते हो या रह रहे हैं, तो भी सीमेन एनालिसिस पे फ़र्क पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का पूरा वीडियो था सीमेन एनालिसिस के ऊपर, जो कि लोग जानते सिर्फ नाम है, लेकिन होता क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, रिजल्ट कैसे पता लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको वीडियो के थ्रू बताई। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपस में। थैंक यू वेरी मच।